Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину. Кто их там ждал? अभी आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले के पीछे कट्टरपंथी मुसलमानों का हाथ था। मगर वो ये जोड़ना नहीं भूले कि हमलावर यूक्रेन की तरफ भागते हुए पकड़े गए। इशारा ये कि हमले के मास्टरमाइंड यूक्रेन में बैठे हैं, वही यूक्रेन जहां रूस की फौज फरवरी 2022 से जंग लड़ रही है और इस जंग के चलते पुतिन को अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि इस विरोध के बावजूद उन्होंने 87% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। तो आज हम समझेंगे कि मॉस्को अटैक के बाद क्या हुआ, व्लादिमीर पुतिन का आगे का प्लान क्या है और बाकी दुनिया के लिए इसमें क्या संकेत छिपे हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। यहां आज कहानी मॉस्को अटैक की। तारीख थी 22 मार्च 2024, दिन शुक्रवार और रात के 8 बजे थे। रूस की राजधानी मॉस्को के पास क्रॉकस सिटी हॉल में ज़बरदस्त हलचल थी। हज़ारों की संख्या में लोग पिकनिक बैंड को देखने और सुनने आए थे। पिकनिक सोवियत संघ के दौर का म्यूजिक बैंड है, उनके दीवानों की संख्या लाखों में है। 22 मार्च की रात उनका प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था, तभी हॉल में भगदड़ मच गई। पहले गोलियों की दाएं हुई, फिर बम फटे, उसके बाद आग की लपटें दिखाई पड़ने लगी। कई मिनटों तक लोग अवाक रहे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा है। जब तक समझ आता, कई बंदूकधारी मिलिट्री की ड्रेस में हॉल के अंदर घुस गए और वहाँ उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जब तक स्पेशल फोर्सेस पहुंची वहां और हालात पर काबू पाया जा सका, तब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। 200 के करीब लोग घायल थे, उनमें से कई गंभीर थे। ताज़ा अपडेट के मुताबिक मरने वालों की संख्या 139 तक पहुंच चुकी है। हमलावरों को क्या हुआ? वो हमले के बाद कार में बैठकर फरार हो गए। कुछ समय बाद ही इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। दावा किया कि हमारे लोगों ने हमला किया और वो सुरक्षित अपने बेस कैंप पर पहुंच चुके हैं। ISKP क्या है? ये इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया ISIS का एक ब्रांच है। इसे दाइश भी कहते हैं। दाइश पूरी दुनिया में इस्लामी खिलाफत की स्थापना करना चाहता है। 2013 में इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में ये इराक और सीरिया तक सीमित था, मगर जल्द ही इसने अफगानिस्तान की सीमा में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। दरअसल 2014 में पाकिस्तान आर्मी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इसमें TTP को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। TTP के कई बड़े कमांडर्स भागकर अफगानिस्तान चले गए और उन्होंने नंगरहार और कुनार जैसे इलाकों में शरण ली। उसी में एक कमांडर मुल्ला सईद ओरकजई उर्फ हाफिज सईद खान भी था। वो TTP के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। अक्टूबर 2014 में उसने TTP छोड़ दिया और इसके बदले उसने दाइश के अबू बकर अल बगदादी को अपना नेता मान लिया। बगदादी ने जनवरी 2015 में उसे IS की अफगानिस्तान ब्रांच की कमान भी सौंप दी। इस ब्रांच का नाम पड़ा इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP। असल में खुरासान एक प्राचीन इलाके का नाम है। इस 7वीं सदी में इस्लामी खिलाफत का हिस्सा था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उगते सूर्य की धरती। मौजूदा समय में खुरासान के कुछ हिस्से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में फैले हुए हैं। इस्लामिक स्टेट उस दौर को लौटाना चाहता है, इसलिए उसने अफगानिस्तान वाले ब्रांच को खुरासान का नाम दिया। अब इस हमले पर रूस ने क्या कहा, ये समझ लें। राष्ट्रपति पुतिन ने हमले के 20 घंटे बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मॉस्को का हमला बर्बर था, आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो यूक्रेन की तरफ भागने के फिराक में थे, उनके आकाओं को ढूंढ कर मारा जाएगा। Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу.
इस बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का जवाब भी आया है। कहा उन्होंने कि पुतिन और उनके पिछलग्गू हर चीज़ के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। पुतिन ने अपने भाषण में इस्लामिक स्टेट के दावे को दरकिनार करने की भरपूर कोशिश की। वो अधिकतर समय यूक्रेन और पश्चिमी देशों को घसीटने की कोशिश करते नजर आए। 25 मार्च को एक मीटिंग में उन्होंने यही दावा फिर से दोहराया। हमने इसे और समझने के लिए जेएनयू में रशियन स्टडीज के अध्यापक राजन कुमार से बात की। उनसे पूछा कि पुतिन इस हमले को यूक्रेन और वेस्ट से जोड़कर हासिल करना क्या चाहते हैं। देखिए, पुतिन का यह कहना कि इसमें यूक्रेन का होना शामिल है, मुझे लगता है कि इसमें दो दिक्कतें हैं। पहला यह कि उन्होंने अभी जो 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, उसमें अगर यूक्रेन के होते नागरिक शामिल तो वो इमीडिएटली तुरंत बिना विदाउट एनी डिले बताते कि इसमें यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि इसमें विदेशी नागरिक शामिल हैं, और बाद के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें यह भी बोला जा रहा है कुछ मीडिया चैनल के माध्यम से कि उसमें ताजिक जो सिटीजन हैं उनके होने की संभावना है। और आप जानते हैं कि ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर का स्टेट है, और वहाँ पे एक हिस्ट्री रहा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1990 के दशक में भी हुआ था वहाँ पे भी। तो वैसे में यह संभावना काफी ज्यादा है कि इस क्षेत्र से, अफगानिस्तान हो या ताजिकिस्तान हो या सीरिया हो, यहाँ से होने की काफी संभावना है। पुतिन यह इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें यूक्रेन का मदद हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यह तो बाद में पता चलेगा कि यूक्रेन ने कोई रोल प्ले किया है कि नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर यूक्रेन का उसमें होता तो वो इमीडिएटली बताते कि यूक्रेन का सिटीजन है, क्योंकि 4 लोगों का वो उन्होंने अरेस्ट किया है, उनके फेसेस हैं, उनकी नागरिकता उनको पता है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से वो लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो रूस यूक्रेन के विरोध में जो एक माहौल है उसको मुझे लगता है कि वो और भी तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहकर कि इसमें यूक्रेन का हाथ हो सकता है। अमेरिका ने कई हफ्ता पहले रूस को बताया था कि वहां पे आक्रमण की संभावना है, और इस रिपोर्ट को मैंने भी देखा था, जो वहां के रिपोर्ट से। हालांकि अमेरिका ने अपने वहां के जो सिटीजन है, एम्बेसी है, उसके लिए बताया था। तो उसके बाद से यह भी बताया था कि कोई कंसर्ट हो सकता है जहां पे हमले की संभावना है। और वैसे में यह बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें जो इस्लामिक स्टेट जिन्होंने अभी ये क्लेम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उनके होने की संभावना है। उसका कारण सीरिया हो सकता है, और उसका कारण एक सेक्शन इस्लामिक है जो कि रूस के विरोध में भी काफी दिनों से लड़ता है। हमने देखा, पहले चेचनिया में भी देखा है, दूसरे जगहों पे भी हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस्लामिक स्टेट या उस ढंग के जो एक कट्टरवादी जो इस्लामिक संगठन है उसकी संभावना है। यूक्रेन का रोल मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है। पुतिन से पहले रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने भी धमकी दी थी। कहा था कि अगर यूक्रेन का कोई लिंक मिलता है तो यूक्रेनी नेताओं और उनके परिवारों के साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक किया जाएगा, उन्हें बेरहमी से मारा जाएगा। इस आरोप प्रत्यारोप में एक पक्ष अमेरिका का भी था। चूंकि अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है, इसलिए आरोपों के छींटे यूएस पर भी पड़े। सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। ये स्क्रीनशॉट रूस स्थित अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट से लिया गया था, और इसमें अमेरिकी नागरिकों को अगले 48 घंटों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। वेबसाइट खंगालने पर पता चला कि नोटिफिकेशन 7 मार्च 2024 को जारी किया गया था। हालांकि लोगों ने दावा किया कि अमेरिका को आतंकी हमले के बारे में पहले से पता था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के आधार पर खबर चलाई कि रूस को आगाह भी किया गया था। जब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने सफाई दी कि हमें कोई जानकारी थी नहीं। अमेरिका ने यह भी कहा कि हमले में यूक्रेन के शामिल होने का कोई आधार नहीं है। बाकी दुनिया से क्या रिएक्शंस आए? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की। एक्स पर लिखा उन्होंने कि हम इस दुख की घड़ी में रूस और वहां के लोगों के साथ हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि किसी भी तरह का आतंकवाद अस्वीकार्य है। नेटो ने हमले की निंदा की, कहा कि ऐसे जघन्य अपराध को कोई सही नहीं ठहरा सकता। पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने कहा कि हम रूसी जनता का दर्द साझा करते हैं। आतंक के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हमले में मारे गए व्यक्तियों के लिए मौन रखा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, EU, जर्मनी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, वेनेजुएला समेत कई देशों ने शोक जताया है। अब कुछ जरूरी सवालों के जवाब और जान लेते हैं। जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में मॉस्को टेरर अटैक कितनी बड़ी घटना है? यूरोप और बाकी दुनिया के लिए इसमें क्या संकेत हैं? सवाल हमने पूछा मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस MPIDSA में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से। सुनिए।
देखिए, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से जो मॉस्को के अटैक्स हैं वो डेफिनेटली बहुत बड़े हैं। अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं तो लगातार ये तुलनात्मक ये एनालिसिस आती जा रही है कि मॉस्को के मतलब इन डेकेड्स ऑफ रशिया हिस्ट्री, रशिया के संदर्भ में डेकेड्स में ऐसा हुआ है कि इस तरह का इतना घातक अटैक हुआ है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको और अनकैनी बनाती हैं, मतलब इसमें आपको ये और भी ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्को के विद इन ये मतलब मॉस्को शहर में ये अटैक होना, और ऐसा अटैक होना जिसमें सबसे बड़ा जो मिसिंग लिंक है वो ये कि भाई अमेरिका ने तो ऑलरेडी इनको इंटेलिजेंस दी थी 7 मार्च को। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस पे मान लीजिए भरोसा नहीं था, क्योंकि अमेरिका एक शत्रु राष्ट्र है कहीं ना कहीं रूस के लिए। लेकिन फिर रूस की अपनी इंटेलिजेंस भी है, और जो रूस की जो अपनी इंटेलिजेंस है वो भी अच्छी खासी, मैं कहूंगी कि काफी डेवलप्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं रूस के पास। तो मतलब इंटरनल इंटेलिजेंस भी है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस भी है। तो ऐसे में, और आप जानते हैं कि एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है जो अपने तीसरे साल में है, वहां भी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स नेचर है अभी भी। वहां जहां बैटल फ्रंट पे रशिया को गेंस हो रहे हैं, वहां यूक्रेन को ब्लैक सी फ्लीट और जो रशिया के अंदर जो लॉजिस्टिक्स पे अटैक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। मॉस्को में आतंकी हमले के लिए रूस ने 3 आरोपी तय किए हैं। यह है कट्टरपंथी इस्लाम, यूक्रेन और अमेरिका। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने हमले की जिम्मेदारी ली भी है। पुतिन ने संबोधन में शंका जताई कि यूक्रेन इसमें शामिल हो सकता है, जबकि अमेरिका उसकी संलिप्तता छिपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। इमीडिएट रिएक्शन में 11 संदिग्ध अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। लॉन्ग टर्म में रूस का क्या प्लान हो सकता है, अब ये समझिए। हाँ, तो देखिए इसमें 2 थियोरीज हैं, ठीक है। पहली थियोरी तो ये है जो कि आप कह रहे थे कि जो रशिया द्वारा जो एक एंडोर्स्ड थियोरी है वो ये कि ये आइसिस के आतंकवादियों ने किया है, और आइसिस में आइसिस के यानी जो आइसिस खोरासान, ये एक पर्टिकुलर ऑफशूट है आइसिस का, जो पर्टिकुलरली आप जानते हैं कि खोरासान रीजन में जो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आइसिस में भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। एनीवे, तो इन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली है, और ये जो 4 जो गिरफ्तार हुए थे, जो इसके मेन जो संदिग्ध थे, वो ताजिकिस्तान के थे। तो ये सारी तो इन्फॉर्मेशन अब पब्लिक डोमेन में हमारे पास ऑलरेडी है। जो रशिया की एंडोर्स थियरी है वो ये कि भाई इस हमले का मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, तो उनका ये कहना है कि इसमें यूक्रेन का कोई ना कोई हाथ है, और अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। ये एक रशिया की थियोरी है। यूक्रेनियंस का कहना ये है कि इस तरह की चीज से उन्होंने तो भाई साफ मना कर दिया है कि भाई हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का कहना यह है कि हम बैटल फ्रंट पे ऑलरेडी मतलब बैटल फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं, और ऊपर से हम जो रशिया के लॉजिस्टिक्स पर जो आपने पिछले तकरीबन फोर्टनाइट में और पिछले 1 महीने में जो अटैक्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और जो वॉरशिप्स हैं जो रशिया की, जैसे लैंडिंग अभी वॉरशिप्स हैं, तो उसमें से 2 वॉरशिप्स को अभी कल या परसों ही यूक्रेन ने अभी न्यूट्रलाइज किया है। तो मेरा मतलब है कि यूक्रेन का कहना है कि हमको इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये इस इंस्टेबिलिटी से हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इस मॉस्को में आने वाली इंस्टेबिलिटी से। लेकिन ये दोनों थियोरीज हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही थियोरीज में कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको ये करते हैं कि भाई कोई वेयर एग्जैक्ट इज द ट्रूथ। देखिए, एक बात ये है कि भले ही ये 2-4 बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कि देखिए मॉस्को जो सिटी है, मॉस्को सिटी में हजारों सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं। इनफैक्ट मॉस्को दुनिया में मेरा ख्याल है कि चाइना में का जो शिनचियांग रीजन है, इस तरह के रीजन के बाद से सबसे ज्यादा सर्वेल्ड सिटीज जो है दुनिया में, उसमें मॉस्को है। ऐसे में मॉस्को के सेंटर में इतना बड़ा अटैक होना, उसमें बहुत सारी और भी चीजें, अगर आप उसके डिटेल में जाएंगे कि उनके जो एग्जिट्स थे वो बंद थे बहुत सारे, फिर वहां पे जो उनका लोकल पुलिस है वो पास में थी पर उनको टाइम लगा आने में। तो चलिए जो भी बात हो, मैं ये बोल रही हूँ कि ये रशिया के इंटेलिजेंस का फेलियर तो है, चाहे आप उसे यूक्रेन की तरफ से कहें, चाहे आप उसे अमेरिका की तरफ से कहें, चाहे आप उसे कहीं से भी कहें, ये रशिया की तरफ से एक इंटेलिजेंस का फेलियर है। मॉस्को अटैक को लेकर एक दिलचस्प थ्योरी भी चल रही है। वैसे ये थ्योरी कहती है कि चूंकि यूक्रेन के मोर्चे पर जंग लंबी खिंचती जा रही है और जंग को लेकर सपोर्ट कम हो रहा है, इसलिए पुतिन टेरर अटैक को यूक्रेन से जोड़ रहे हैं ताकि जंग को और तेज किया जा सके। लोग 1999 में हुई मॉस्को बॉम्बिंग्स का उदाहरण दे रहे हैं, जब टेरर अटैक के आधार पर चेचन्या में जंग शुरू कर दी गई थी। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि रूस तो यूक्रेन के खिलाफ पहले से जंग में है। ऐसी स्थिति में पुतिन के पास क्या क्या विकल्प हैं, एक्सपर्ट्स से जानते हैं। देखिए, यह पुतिन का देखिए दिक्कत यह है कि किसी भी ऐसे राज्य में जहाँ पे कि
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो, जहाँ पे कि आप जो अथॉरिटी को है उसको एक तरह से क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, वहाँ पे सच्चाई तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। और आज के समय में जो प्रोपेगेंडा के समय में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और लोगों को डर भी है कि अगर सवाल पूछेंगे तो वो, तो यह रूस के साथ यह सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ तक वो, यह तो बात सच है कि देखिए इस आक्रमण के माध्यम से वो और उनको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस इश्यू पे उनको नहीं मिला है, क्योंकि लोग अभी आपने देखा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऑलरेडी उनको लगभग 87% लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो वैसे में और क्या सपोर्ट उनको मिल सकता है? उनकी पॉलिसी को पूरी तरह से रूस की जनता सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह ज़रूर है कि अभी देखिए आखिर उन्होंने इस्लामिक स्टेट को बोलने से क्यों वो रुके या विलंब किया या अभी तक नहीं बोला। उसकी एक संभावना है कि देखिए अभी जो रशिया की पॉलिसी है पैलेस्टीन को भी लेके काफी प्रो इस्लामिक पॉलिसी रहा है। और पैलेस्टीन का इशू आप जानते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, काफी प्रिय इशू है, और उसको इस्लामिक वर्ल्ड पूरी तरह सपोर्ट करता है। तो वैसे में मुझे लगता है कि वो इस्लामिक स्टेट का सीधा नाम इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि जो सुन्नी कम्युनिटी, जो हार्डकोर सुन्नी कम्युनिटी इस्लामिक वर्ल्ड में है, वो उनसे अलग हो सकते हैं, और या उसका प्रभाव दूसरे ऐसे देशों पर पड़ सकता है जो कि इस ढंग के ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि इस कारण से उन्होंने इस्लामिक स्टेट को सीधा ब्लेम नहीं किया था, लेकिन जो सच्चाई है वो मुझे लगता है कि उनको मानना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए, लोगों को ही नहीं दूसरे देशों को भी बताना चाहिए कि उसमें कौन शामिल है और उसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो जहां तक जो एक्शन लिया जा सकता है उसमें दो तीन बातें मेरी नजर में है। पहला तो यह बता दूं, अगर उसमें ताजिक नागरिक हैं तो ताजिकिस्तान के साथ मैं बता दूं कि रूस के काफी अच्छे संबंध है, बहुत ही अच्छे संबंध है। सेंट्रल एशियन कंट्री में सबसे अच्छे संबंध रूस का अगर है तो वो ताजिक स्टेट के साथ है। और ताजिक स्टेट का जो जीडीपी है उसमें लगभग 45 से 50% जो इनकम आ रहा है वो ताजिक वर्कर जो रूस में काम कर रहे हैं उनसे आ रहा है। अभी जो युद्ध हो रहा है उसमें ताजिकिस्तान के 15 से 20 हजार लोगों के लड़ने उनके साथ है, रूस की आर्मी के साथ है। तो वैसे में मुझे लगता है कि ताजिकिस्तान के साथ मिलके रूस की मिलिट्री भी है ताजिकिस्तान में, क्योंकि वो अफगानिस्तान से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको रोकना चाहता है। तो मुझे लगता है कि उससे मिलकर कुछ एक्शन वो लेंगे और अपनी जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि रूस कमजोर स्टेट नहीं है। रूस एक हार्डकोर स्टेट है, हार्ड स्टेट है, एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। और वो मुझे लगता है कि सीरिया में भी जो आईएसआईएस है उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह दोनों संभावनाएं मुझे लगती है। चेचनिया से इस अटैक जो है उसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी चेचनिया का माहौल काफी अलग है। 1999 का जो माहौल था वो काफी अलग था। चेचनिया का इसमें रोल नहीं है, बल्कि अभी तो वहां का चेचनिया का जो शासक है कादिरोव की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो एक तरह से पूरी तरह से रूस के साथ है, रूस की आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। तो वहां से मुझे संभावना नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि रूस में भी कुछ हार्डकोर इस्लामिक का जो हार्डकोर एक उस ढंग के एलिमेंट है, उससे मुझे लगता है कि उनकी मिलने की संभावना हो सकती है। लेकिन चेचनिया से इसको जोड़ के मुझे लगता है कि नहीं देखना चाहिए। और चेचनिया पे अंदर में चेचनिया पे या दागिस्तान पे उस पे कोई भी रूस की अटैक की संभावना बिल्कुल भी नहीं। रूस में 2004 के बाद जाकर इस तरह का कोई भीषण आतंकवादी हमला हुआ, यानी 2 डेकेड्स का सबसे बड़ा। ये पुतिन की सबसे बड़ी यूएसपी में से एक था कि उनके चलते या उनके रहते हमले कम हुए, या उन्होंने ऐसा दावा किया था कि मैंने आके सब टाइट कर दिया। इसके चलते उनकी बाकी कमियों यानी निरंकुशता, फ्री प्रेस पर लगाम, मानवाधिकार उल्लंघन आदि को नज़रअंदाज भी किया जाता रहा। क्या मॉस्को टेरर अटैक से वो छवि डेंट हुई है? रूस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस हमले से क्या असर पड़ सकता है पुतिन की छवि पे? अभी जानिए। देखिए, जहां तक वहां पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम होने की बात है या जो रिप्रेसिव रेजिम की बात है, तो ये तो एक वहां पे इवोल्यूशनरी प्रोसेस के माध्यम से हुआ है कि मैं देख रहा हूँ कि 2004 से जो बात करेंगे तो उसके बाद से वहां पे काफी बदलाव आया है। 2007 में जब 7 के बाद जब म्यूनिक स्पीच होता है, और 2009 में जो जॉर्जिया 8-9 में जॉर्जिया इंटरवेंशन होता है, उसके बाद से ही वहां पे एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग होता है। जो एक लिबरल मॉडल जो एक इमर्ज कर रहा था, लग रहा था 1990 के दशक में, वह खत्म होता है। पुतिन काफी सेंट्रलाइज कर लेते हैं शक्ति को, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होता है, जिसके बाद वो अभी आपने देखा कि 5वीं बार वो इलेक्शन वहां पे लड़के जीत के आए हैं। तो यह बदलाव जो है ग्रेजुअल हुआ है। और लेकिन जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है उसके बाद से वहां पे रेजिम्स काफी सस्पिशियस हो गए, रेजिम्स काफी रिप्रेसिव हो गए हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काफी कम हो गया। जो मीडिया है वहां पे खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पूरी तरह से स्टेट उसको किसी न किसी रूप से कंट्रोल करती है। जो प्रेस है, जो प्रिंट मीडिया है, उसमें अभी भी कुछ फ्रीडम है।
लेकिन इस युद्ध के बाद वह फ्रीडम भी काफ़ी समाप्त हो गया। और इस ढंग के अगर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो वहाँ पे जो फ्रीडम एक्सप्रेशन, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात करें या जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या फिर अगर जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है जो एक डेमोक्रेसी में होती है, तो उस ढंग की बात हम रूस में नहीं कर सकते। रूस अभी के समय में एक तरह से तानाशाही देश के रूप में है, और वहाँ पे ना तो पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज है, पूरी तरह से एक पुतिन जिस ढंग से पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं, सिविल सोसाइटी वहाँ पे एक्टिव उस ढंग से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो इन कारणों से वहाँ पे पूरी तरह से एक तरह से सेंट्रलाइज एक तानाशाही है। और सबसे सबसे तो अजीब बात यह है कि रूस को इससे कोई परहेज भी नहीं है कि रूस कोई लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, कोई प्रजातंत्र है नहीं, और वो प्रजातंत्र की ओर जाना भी नहीं चाहता। उनको लगता है कि जो रेजिम है वो वहाँ की सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वह बहुत अच्छा है। और यह मैसेज लोगों को भी दिया जाता है कि हमने स्टेबिलिटी दिया है, हमने आपको पश्चिमी देशों से बचाया है, हमने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है, जो कि संभव नहीं है अगर आप लिबरल डेमोक्रेसी की ओर जाते हैं तो। अगर रूस अग्रेसिव हुआ, जो कि व्लादिमीर पुतिन की मजबूरी भी है और उनके काम करने का तरीका भी, तो उसका असर कहाँ कहाँ दिख सकता है? रूस के टारगेट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये समझिए। देखिए, मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकली यूक्रेन अटैक करे इसका कोई बहुत लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि मैं आपको जैसा बता रही हूँ कि यूक्रेन को ज्यादा फायदा इस बात से होता है जब रशिया के लॉजिस्टिक्स पर अटैक होता है, बनिस्बत इससे कि जब रशिया के ऐसे निहत्थे लोगों को यूं मार दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर इंटरनेशनल ओपिनियन भी यूक्रेन के खिलाफ होती है। तो आप देखिए कि यूक्रेन जितनी कोशिश कर रहा है ग्लोबल साउथ में अपनी आउटरीच बनाने के लिए, तो ऐसे में ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं लगती है ना। आप देखिए कि अब हम लोग आज बात कर रहे हैं, परसों यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, दिमित्रो कुलेबा आ रहे हैं, उसके बाद वो अफ्रीका जा रहे हैं, इतने देशों में जा रहे हैं। तो एक तरफ अगर देश ग्लोबल साउथ में अपनी पैठ बनाना चाहता है, पहुंच बनाना चाहता है, तो इस तरह के अटैक का कोई बहुत सर पैर नहीं है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा यूक्रेन को। ऐसे अटैक से आप पब्लिक ओपिनियन को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं, जबकि ये मौका ऐसा है कि यूक्रेन को बहुत मदद चाहिए, यूरोप के देशों की मदद चाहिए, अमेरिका की मदद चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए। यूक्रेन तो मदद की दरकार लेकर हर जगह जाता है ना। तो इसलिए ये कन्विंसिंग नहीं है थियोरी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगी, क्योंकि यूक्रेन में भी एक इंटेलिजेंस काम करती है, यूक्रेन के भी अपने कुछ हैं, जो मैं सारी चीजों को उस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में आपको नहीं बता सकती यहाँ पे। मतलब मेरी मेरी एनालिसिस जहां तक मुझे बताती है, मैं उतना ही उसको कर सकती हूँ। तो मैं कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैं रूल आउट नहीं करूंगी। ये एक चीज। दूसरी चीज, रशिया क्या करेगा? देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन के इलेक्शन जीतने के बाद से जो सबसे बड़ा जो कदम है वो था मोबिलाइजेशन। और ये मोबिलाइजेशन, हमें इसका नंबर का भी हमें कहीं ना कहीं अंदाजा है। वो पहले भी इंगित कर चुके हैं इस बात को कि तकरीबन 400,000 से 700,000 के बीच के नंबर को उनको मोबिलाइज करना है। ये मोबिलाइजेशन अब रशिया में शुरू होगा। दूसरी चीज, जो जहां तक आईसिस की बात है, देखिए आप इसको भी समझिए कि एक इतिहास रशिया के अंदर भी है, जो चेचन्या के जमाने से चला आ रहा है, जो एक एक जिस तरह से क्रश करते हैं वो उसको। तो वो सारी चीजें हैं, पर मेरे हिसाब से इंटरनली वो मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है। करेंगे क्या पुतिन? आपने कहा कि अगर एक एग्रेसिव तेवर दिखाएंगे, तो ऑफ कोर्स दिखाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। और मैं इस चीज को बाय नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे यूक्रेनियन चैनल्स में ये वाली बात भी हो रही है कि ये अटैक रशिया ने खुद पे कराया है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि रशिया को इसका कोई क्या फायदा मिलेगा, वो भी ऐसे वक्त पे। और अगर कंसोलिडेशन ही करना है तो उसके लिए इतने 150 लोगों की जान देने का तो कोई तुक नहीं बनता। तो मैं बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से, चाहे वो रशिया की तरफ से हो चाहे यूक्रेन की तरफ से हो, एज एन एनालिस्ट मैं इनसे दोनों से ही मेरा मतभेद होता है, क्योंकि हमें देखना होता है कि उसका फायदा किसको क्या मिल रहा है। तो एक तरफ ये, जैसे मैंने कहा कि मेरी नजर में ये ऐसा है कि इसका फायदा नुकसान दोनों है। और पुतिन करेंगे क्या? पहले तो मोबिलाइजेशन करेंगे, उसके बाद फिर एक तरीके का आप देखेंगे कि एक टाइटनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की जो वो होगी, क्योंकि अगर मॉस्को प्रॉपर में ऐसी चीज हो सकती है तो फिर थोड़ी चिंता की भी बात है। रूस के चैप्टर को अब यहीं पे विराम देते हैं। ये हमारी बड़ी खबर का सेगमेंट था। अब सुर्खियों की बारी है। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। 25 मार्च की रात बलूचिस्तान के तुर्बत में पाकिस्तानी नेवी के एक नेवल एयर स्टेशन PNS सिद्दीकी पर आतंकवादी हमला हुआ। बाद में चली मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे भी गए, जबकि एक पाकिस्तानी नौसैनिक की भी मौत होनी बताई गई है। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने ली है। दावा किया कि मजीद ब्रिगेड ने हमले को अंजाम दिया। इसी गुट ने 20 मार्च 2024 को ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर भी हमला किया था। इसमें 2 सैनिकों की जान गई थी, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 आतंकवादियों को मार गिराया था। मजीद ब्रिगेड की कहानी क्या है?
स्थापना इसकी 2011 में हुई अब्दुल मजीद बलोच के नाम पर। वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का बॉडीगार्ड था। 1970 के दशक में उसने एक बार भुट्टो की हत्या की कोशिश भी की थी। जहाँ तक बीएलए की बात है, इसकी बुनियाद 2000 के आसपास के साल में रखी गई। माना जाता है कि इसका बेस अफगानिस्तान और ईरान में है। बीएलए का मकसद पाकिस्तान से आज़ादी है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि बीएलए को भारत से फंडिंग मिलती है। बीएलए को पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दूसरी और अंतिम सुर्खी का संबंध इजराइल से है। 25 मार्च को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में इजराइल हमास जंग में संघर्ष विराम का प्रस्ताव पास हो गया। इसमें तत्काल जंग रोकने और बंधकों की रिहाई की मांग दर्ज थी। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जंग के बाद यूएनएससी में ऐसे प्रस्ताव कई दफ़ा लाए जा चुके हैं। बाकी मेंबर्स या तो समर्थन में वोट करते थे या एब्सटेन करते थे, जबकि अमेरिका हर दफ़ा वीटो कर देता था। इस तरह प्रस्ताव फेल भी हो जाता था, मगर इस बार अमेरिका ने वोटिंग ही नहीं की, उसने वीटो से इनकार किया, जिसके चलते प्रस्ताव पास हो गया। इस फैसले ने इजराइल में हड़कंप मचा दिया। इजराइल सरकार का एक डेलीगेशन अमेरिका के दौरे पर जाने वाला था, उनका दौरा रद्द हो गया है। अमेरिका ने कहा कि यह निराशाजनक है। But the reason we didn't veto it is because there were also things in that resolution that were consistent with our long-term position. Most importantly, that there should be a ceasefire and that there should be a release of hostages, which is what we understood also to be the government of Israel's position. So it is a bit surprising and unfortunate that they're not going to apparently attend these meetings. अमेरिका ने वैसे बाद में ये भी कहा कि इस प्रस्ताव को मानने के लिए इजराइल बाध्य नहीं है। इस चीज़ को डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा गया। हालांकि इससे इजराइल की नाराज़गी कम नहीं हुई। उसने अमेरिका पर इजरायली हितों की अनदेखी का आरोप लगा दिया है। ये तो हुई झगड़े की कहानी। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका के सुर अचानक बदले क्यों? इसकी 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं, एक एक करके बताते हैं। नंबर 1, अमेरिका की घरेलू पॉलिटिक्स। अमेरिका में नवंबर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की टक्कर ऑलमोस्ट तय ही है। प्री पोल सर्वे में बाइडेन पीछे चल रहे हैं, उनका बेस भी खिसक रहा है। इसकी बड़ी वजह बाइडेन सरकार की इजराइल पॉलिसी को भी बताया जा रहा है। जंग की शुरुआत से अमेरिका इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा था, इसलिए गजा में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के लिए उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्राइमरी इलेक्शन में इसका असर भी दिखाई दिया। कई स्टेट्स में डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स ने बाइडेन को वोट देने से परहेज किया। फिर चर्चा चली कि ये ट्रेंड फाइनल इलेक्शन में भी दिख सकता है। इसका सीधा नुकसान बाइडेन को होगा, ऐसा कई लोगों ने कहा। नंबर 2 वजह, बाइडेन नेतन्याहू के बीच का तनाव। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक दूसरे को लेकर बहुत सहज नहीं रहे हैं। हालांकि अक्टूबर 2023 में हमास के आतंकवादी हमले ने कड़वाहट थोड़ी कम की। जंग के बीच में बाइडेन इजराइल गए, एयरफोर्स 1 से उतरते ही नेतन्याहू से गले मिले, इजराइल की वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग की, पूरा सपोर्ट देने का वादा, मगर वो ये ताकीद करना भी नहीं भूले कि इजराइल को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। गाजा में आम लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर इजराइल को ना तो बाइडेन की सलाह का कोई फ़र्क पड़ा और ना ही उसने फ़र्क किया भी। इसके चलते गाजा में तबाही बढ़ती गई, साथ में बढ़ा अमेरिका पर दबाव और फिर अमेरिका ने इजराइल को टोका, सावधानी बरतने की सलाह दी। नेतन्याहू ने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। इसने बाइडेन की नाराज़गी को बढ़ाया है। 12 फरवरी 2024 को अमेरिकी मीडिया संस्थान NBC न्यूज़ में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में बाइडेन के करीबियों के हवाले से कुछ दावे दर्ज किए गए। मसलन राष्ट्रपति बाइडेन गाजा में संघर्ष विराम कराना चाहते हैं, मगर नेतन्याहू उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। इससे बाइडेन नाराज़ बताए गए और उनका फ्रस्ट्रेशन निजी बातचीत में खुलकर सामने आता है, ऐसा भी लिखा गया, जहां वो नेतन्याहू के लिए गाली का इस्तेमाल करते हैं। फिर मार्च में एक और दिलचस्प वाक़या हुआ। दोनों नेताओं ने अलग अलग अमेरिकी मीडिया संस्थानों से बात की। बाइडेन ने MSNBC से, जबकि नेतन्याहू ने पॉलिटिको से। बाइडेन का इंटरव्यू पहले हुआ और वहां उन्होंने नेतन्याहू को लेकर कहा कि वो इजराइल की मदद करने से ज़्यादा उसका नुकसान कर रहे हैं। फिर पॉलिटिको ने नेतन्याहू से जब बात की तो इस बयान से जुड़ा सवाल पूछा। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे पता नहीं कि प्रेसिडेंट बाइडेन कहना क्या चाहते थे। अगर उन्हें लगता है कि मैं बहुसंख्यक इजरायली नागरिकों के बजाय निजी हितों को तरजीह दे रहा हूं, तो वो पूरी तरह से गलत हैं। अब तीसरी वजह की तरफ चलते हैं, रफ़ा। फरवरी 2024 में इजराइल नया प्लान लेकर आया। उसने कहा कि अब हम रफ़ा पर हमला करेंगे। रफ़ा गाजा पट्टी का सुदूर दक्षिणी शहर है, इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ है, जंग में विस्थापित लाखों लोगों का आखिरी ठिकाना है। इजराइल का दावा है कि यह शहर हमास का आखिरी गढ़ है। बंधकों को यहीं पर छिपा कर रखा गया है और इसलिए अब रफ़ा को निशाना बनाया जाएगा। यूएस ने भी कहा कि बिना कोई ढंग का प्लान बनाए रफ़ा पर हमला करना अच्छा नहीं होगा। फरवरी में बाइडेन ने नेतन्याहू को फ़ोन पर यही बात बताई भी। बाइडेन सरकार ने पब्लिकली भी कहा कि विदाउट अ गुड प्लान नो टू रफ़ा ऑफेंसिव। इसी पर चर्चा के लिए इजरायली डेलीगेशन वाशिंगटन का दौरा करने वाला था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।
ये था आज का दुनियादारी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी कामना के साथ। अब हम ले रहे हैं विदा।